आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार IIM रायपुर को साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में IIM रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। अधोसंरचनाओं के विकास में नक्सलवाद एक बड़ा रोड़ा रहा है, लेकिन वर्ष 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने के हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संकल्प इन क्षेत्रों तक भी सुशासन को पहुंचाने में हम सफल हो पा रहे हैं। इस सरकार बनने के बाद में ये दूसरी बैठक गुड गवर्नेंस को लेकर के है। पिछली बैठकों का परिणाम कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ गवर्नेंस ही नहीं दिखाई देता। गुड की तो बात की बात है। जिस तरह से यह पूरा प्रदेश अशांत होते जा रहा है, पूरी तरह से आज चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार आदि तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहाँ है यहाँ? तो शासन प्रशासन नामक कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कोई योजनाएं आज यहाँ पर संचालित नहीं हो पा रही है। पूरी तरह से सरकार शून्यता की स्थिति में आ गई है। फिर ये गुड गवर्नेंस की कितनी भी बैठक कर लें, आज उसका कोई परिणाम जनता के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस आदर्श वाक्य पर जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राम राज्य की कल्पना का रास्ता मानते हैं। आज इसी पर हम बहस करेंगे कि जो सुशासन का मार्ग है, क्या वो राम राज्य ला पाएगा और उस सुशासन के मार्ग पे हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कितना आगे बढ़ी है। दावे अपनी जगह हैं, कार्य पद्धति अपनी जगह है और प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन सुशासन कसौटियों पर कितना खरा उतरा है, विपक्ष उसको लेकर क्या सोचता है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो क्या सोचते हैं, क्या सुशासन क्या 1-2 साल में ही आ पाएगा या फिर इसके लिए एक लंबी प्लानिंग की जरूरत होगी और हमें शायद काफी दिन का इंतजार करना होगा। इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सुशासन से क्या आ पाएगा राम राज। इस चर्चा में जो लोग हमारे पैनलिस्ट हैं, पहले उनका परिचय ले लेते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे विषय को एक्सपर्ट की तरह एक्सप्लेन करने के लिए मौजूद हैं अर्थशास्त्री और राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों एक्सपर्ट अपने अपने विषय के विशेषज्ञ मौजूद हैं। विषय थोड़ा सा कठिन है लेकिन प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस विषय को हमने आज आपके लिए चर्चा में लाया है। अब जैसे कि हमने बताया कि 2 दिवसीय कार्यशाला थी, क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस, देश भर से 150 से अधिक IAS अफसर यहाँ शामिल हुए और सुशासन का जो मॉडल चल रहा है देश भर में, छत्तीसगढ़ उसमें प्रयास कर रहा है, उस मॉडल को देश भर में लागू करने की कोशिश है। क्या कुछ होगा, पहले तौकीर जी से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तौकीर जी, सुशासन की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चल रही है, अभी तक जमीन पे नहीं उतर पाई है, लेकिन विष्णुदेव साय दावा कर रहे हैं कि जल्द होगा, नक्सलवाद भी सुशासन से खत्म होगा, लोगों को फायदा होगा, कई तरीके की बातें हैं। ये कैसे संभव है, क्या विजन है और इसका आइडिया क्या है, आइडिया ऑफ सुशासन है क्या आखिर? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। गुड गवर्नेंस जो है, राम राज्य की परिकल्पना जो करके के हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, पूर्व में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी एजेंडे पे कार्य करते रहे और अभी आप विष्णु जी का सुशासन देख रहे हैं। इसमें जो हमारा सबसे बड़ा यही एजेंडा है कि इस जनता के बीच में जनता की योजनाओं को जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। जनता का कोई भी व्यक्ति, मतलब राज्य का कोई व्यक्ति जो है
उसको ऐसा कोई नहीं लगना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट काम कर रही है तो किसी प्रकार की कमी हो या उसकी नहीं पहुंच पा रही हो, ये नहीं होना चाहिए। चाहे उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, खासतौर पे बिजली, पानी, आपका रोड, सड़क जो है, और उसके साथ साथ आपका उनकी जो समस्या, मूलभूत समस्या, वो सब, स्वास्थ्य, तो ये सब चीजें मिलना चाहिए। तो वो चीज मिलने के हम प्रयास कर रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि सबसे पहले हमने बस्तर से शुरू किया है। बस्तर में सबसे ज्यादा ये समस्या का अंबार लगा हुआ था अभी पिछले विगत वर्षों में, जो हमें विरासत में मिला कि अंबार ऐसा कि किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा था। और ये स्थिति थी कि आज नक्सली जो है सर उठाकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमने ये प्लान बनाया, माननीय सुशील जी की सरकार ने, कि नक्सलियों को ही हम, या तो आप बुलेट छोड़िए, बैलेट विश्वास करिए, और हम सुशासन देंगे। और उसके नियत निर्धारण योजना के तहत गांव में बाकायदा कैंप लगाए गए, और कैंप लगाकर वहां पर उनकी सुविधाओं को, जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई जा रही है, जहां जल नहीं है वहां जल की सुविधा दी जा रही है, और जहां सड़क नहीं है वहां सड़क का निर्माण करके त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं उसे पूर्ति की जा रही है। साथ ही साथ शासन की बात अगर करें, शासन में भी किसी प्रकार से कोई खामी हो तो बाकायदा अभी जो है एप्स भी इसीलिए चला आ रहा है कि किसी प्रकार कोई हो तो आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत खत्म किया जा रहा है। उसी के साथ साथ कानून व्यवस्था की बात अगर करें, देखिए अभी कुछ कानून व्यवस्था की मैं मानता हूं कि कुछ चीजें बिगड़ी हैं, लेकिन उसका भी आप भी जानते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नशा है। और नशा कई प्रकार का होता है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे सूखा नशा हो। तो इस नशे के कारण भी अपराध की गति कुछ बड़ी थी, लेकिन अभी हमने लगाम लगाने की कोशिश की है और इसमें हमने सफलता पानी शुरू कर दी है, और आने वाले में समय में वो भी दिखेगा। उसके साथ साथ हमने जो वादे किए थे इन माननीय मुश्रीफ जी सरकार के, जैसी हमने उसके पहले घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी के रूप में, उसे भी लगभग 80% हमने पूरा कर दिया है। और आने वाले समय चाहे महिलाओं के लिए वादा करें, हमने उसको बाकायदा पूरा करें। उनकी मातृ शक्तियों को जो देने की बात करी थी वो भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो है धान का 2 साल का बोनस की बात करें, हमने तत्काल दिया। 18 लाख आवाज की बात करे थे, हमने वो भी तुरंत घोषणा करी थी। तो ये ऐसा है कि जो हमने किया वो आगे भी हम करेंगे, और जो बचे खुचे जो वादे हैं उसको भी बहुत जल्द हम पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो गुड गवर्नेंस की ये नियत है। दूसरा विजन 2047 माननीय विष्णु जी ने बता दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोल के आए कि हम विजन 2047 लेकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का इस प्रकार से होगा, कैसा विकास करेगा, चाहूं और चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे शिक्षक छात्र हो, छात्राएं हो, उनके लिए कैसा विकास होना चाहिए, गरीबों के लिए कैसा विकास होना चाहिए, गरीबी कैसे खत्म होना चाहिए, गरीब लगभग समाप्ति की ओर होना चाहिए, वो चीज करते हुए वो विजन दे रहे हैं। और आने वाले समय में हम विश्व स्तर पर किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अपने ला सकें, वो सुविधा देने की प्रयास है। उसके तहत जो है विजन 2047 भी बना हुआ है। तो ये सब चीजें मिलाकर एक गुड गवर्नेंस का रूप देती है, और ये गुड गवर्नेंस ही जो है आने वाले भविष्य की जो है ये नींव साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस बीजेपी की परिकल्पना यह है कि जो विजन प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं 2047 में भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का, उस दिशा में काम करने के लिए सुशासन की जरूरत है। और हर प्रदेश अगर सुशासन को अपनाए, जिससे कि भ्रष्टाचार भी खत्म करने की बात है, जिससे नक्सलवाद खत्म करने की बात है, और विकास का एक नया रास्ता खोलने की बात है, तो उन सब बातों के लिए सुशासन के मॉडल को आगे किया गया है। एक्सपर्ट की राय भी सुन लेते हैं, फिर कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, वो इस तरीके के अर्थशास्त्र में कई मॉडल पढ़ते हैं। सुशासन का एक नया मॉडल है, ये कितना इम्प्लीमेंट करने लायक है, कितना हम इसके लिए हमारा तंत्र तैयार है? अजय जी, आपका क्या कहना है? पार्टियां और सरकारें तो अपनी तरीके से दावे करती हैं, आप सुशासन मॉडल को कैसे देखते हैं? मोहन जी, पूरा विश्व का राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन इसी गुड गवर्नेंस की हमेशा चर्चा करता है। ये पूरे विश्व में है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, और वही गुड गवर्नेंस हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। और उसको छत्तीसगढ़ की शासन यहां आज जिस तरह से सेमिनार की है, इसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जड़ समाज नहीं बनना चाहिए। देखिए, चौमुखी विकास, और चौमुखी विकास के लिए
यहाँ पर इतने सारे कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी अपना अपना आर्टिकल पढ़े और उन आर्टिकलों को पढ़ने के बाद, उस संवाद के बाद निश्चित रूप से अकादमिक रूप से एक बढ़िया बढ़िया व्यू आएगा। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे यहाँ इसी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आरोप लगता है कि ये स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में एआई का समय है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, तो निश्चित रूप से अगर हम देखिए, लोक प्रशासन में ही दो पार्ट आता है मोहन जी, एक निजी प्रशासन और एक लोक प्रशासन। निजी प्रशासन के सेक्टरों को हम देखते हैं, भले ही भारत सरकार के उपक्रम है, चाहे एलआईसी हो, बैंकिंग सेवा हो, वो जिस तरह से गुड गवर्नेंस तत्काल सुविधा दे रहे हैं अपने उपभोक्ताओं को, तो यहाँ पर नागरिकों के लिए सरकार इस तरह का मंथन कर रही है। चुनौतियां तो बहुत हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं लिंगारान करने की कई ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ लोग रहे उनके ऊपर आरोप भी लगा, लेकिन आज वो समय बीत गया है और आज ये त्वरित ऐसे कह सकते हैं सेमिनार का आयोजन होना। देखिए, प्लेटो अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक में लिखता है मोहन जी कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, वरन राज्य प्रत्येक व्यक्ति के योग्यता के अनुसार कर्तव्य निर्धारित करती है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में मतलब कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही गुड गवर्नेंस का पहला सीढ़ी है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से परफॉर्म करना चाहिए। और दूसरी बात है, कोई पेंशन के लिए भटक रहा है, तौफीक जी बहुत बढ़िया लाइन बोले भ्रष्टाचार के ऊपर, आप भी बोले मोहन जी अपने क्वेश्चन में, ये सब अगर समाप्त होते हैं और एक विश्वास पैदा होता है गुड गवर्नेंस से कि हम अमुक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमारा काम त्वरित गति से होगा। और प्राइम मिनिस्टर जैसे आप वाजपेयी जी को भी याद किए, वहां से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोदी जी, ये सब विंडो सिस्टम की जो बात करते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन के बाद से, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है और वो परफॉर्म करती है तो रोल मॉडल वो स्टेट तो बनेगा ही मोहन जी। बिल्कुल, तो एक ये मॉडल है और इसे अपनाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ ने भी प्रयास शुरू किया है। चर्चा में आज कई बातें आई हैं कि जिलों में कैसे विकास हो, जिलों में नेतृत्व कैसे दिया जाए, अधिकारियों में महिलाओं का नेतृत्व कैसे बढ़ाया जाए, कई टाइप के पैटर्न थे और इन सबको अपनाया जा रहा है। पर विपक्ष का क्या नजरिया है जान लेते हैं। अमरजीत चावला जी, ये भाजपा एक मॉडल हमेशा पेश करती है कि विकास का उनका एक मॉडल है, उसी के रास्ते पे वो चलते हैं। क्या उस मॉडल पर सरकार चल पा रही है क्या? और आप लोग लगातार आलोचना करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें जब होती है तो इसमें क्या आप लोगों का कुछ समर्थन भी होता है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट मोहन जी आपने आज गुड गवर्नेंस का चुना है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। उस पर हम बात करें उसके पहले ये जानना जरूरी है कि गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन का असली अर्थ होता क्या है। देखिए, सुशासन का अर्थ ये होता है कि भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही से मुक्त व्यवस्था, इसका मतलब होता है सुशासन। और स्मार्ट प्रशासन का मतलब होता है सुशासन। स्मार्ट प्रशासन का मतलब, स्मार्ट में एस मतलब सिंपल मतलब साधारण, एम से मोरल मतलब नैतिक, ए फॉर अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायित्व, और आर फॉर रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी योग्य, और टी फॉर ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी व्यवस्था। ये जब होती है तो वो सुशासन कहलाता है और वो गुड गवर्नेंस कहलाता है। ये लेकिन इनकी नजर में गुड गवर्नेंस क्या है? 25 तारीख को अटल जी की जयंती के दिन गुड गवर्नेंस डे मना लो, ये इनके लिए सुशासन है। हमारी नजर में सुशासन वो है जब प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को मैं सुरक्षित हूं, इस प्रदेश में इस बात का एहसास हो। गुड गवर्नेंस का मतलब यह होता है कि प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था मिले, महंगाई कंट्रोल हो, और इस प्रदेश में रहने वाले हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, व्यापारियों को न्याय मिले। उनके साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पानी की ये व्यवस्था उसको अच्छे से मिले, इसका मतलब होता है गुड गवर्नेंस। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 11 माह की सरकार में लगातार जो छत्तीसगढ़ जैसा
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की कहावत को चरितार्थ करने वाला ये प्रदेश जब अपराध का गढ़ बन जाता है तो वहां पर इस तरह की जो बैठकें होती हैं और बैठकों में जो स्तुति गान किया जाता है और झूठी वाहवाही लूटने के लिए जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वहां पर गुड गवर्नेंस की बैठक कोई मायने नहीं रखती। निश्चित तौर पर राम राज्य की परिकल्पना बहुत अच्छी चीज है, राम राज्य की परिकल्पना भी होनी चाहिए, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि प्रदेश में राम राज्य का परिपालन भी होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया होने के नाते हम दिल से ये चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं आप उस पर भली भांति मजबूती से खरे उतरे और निश्चित तौर पे माता कौशल्या के इस राज्य को राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, पर यह खाली जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। उस पे प्रशासनिक क्षमता के साथ जो आज प्रशासनिक आतंकवाद और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, जो अपराध गढ़ में छत्तीसगढ़ बदल गया, उस पर रोक लगाते हुए निश्चित तौर पे गुड गवर्नेंस की शुरुआत होनी चाहिए। उसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी को यह कहूंगा कि ये कांटों भरा कहना चाहिए परिकल्पना है, तो इस पे आप निश्चित तौर पे आगे बढ़िए। अगर आप अच्छा काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को सच में राम राज की ओर ले जाना चाहेंगे तो विपक्ष होने के नाते हम आपका साथ देंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम विपक्ष होने के नाते आपकी बात का विरोध करेंगे। लेकिन एक कानून व्यवस्था जैसी चीज को लेके सब पूरे सिस्टम को दोषी ठहरा देना ठीक नहीं है। उस बाकी दिशा में कैसा काम हो रहा है, सुशासन की दिशा में विपक्ष कैसा मानता है सरकार को? नहीं, देखिए क्या होता है, अभी तक 11 माह की सरकार में आप देखिए जिस तरह से एक टीआई बिलासपुर में तहसीलदार को पीट रहा है, एक तहसील संघ का अध्यक्ष सरेआम मंत्री पे आरोप लगा रहा है कि पैसे लेकर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक एसडीएम को जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, एक शहर में एसपी और कलेक्टर ऑफिस जला दिया जाता है, एक जो कचरू साहू आत्महत्या करता है और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में एसपी खड़े होकर उस हत्या को आत्महत्या दिखाने का पुरजोर प्रयास करता है। हम देखते हैं कि आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, टिकरापारा थाने में एक पुलिस की गाड़ी में अपराधी जो है नशा कर रहे हैं। बिलासपुर में भी चाकूबाजी हो गई, बिलासपुर जेल में गैंगवार हो गई, रायपुर जेल के बाहर शूट आउट हो गया। तो ये जो है गुड गवर्नेंस नहीं आता, इसकी ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है तौकीर जी, आपने कहा जाए कि उदाहरण के तौर पे पुलाव बहुत बढ़िया बनाया, पर उसमें एक कंकड़ आ गया ये कानून व्यवस्था का, तो पूरा पुलाव खराब। ऐसी स्थिति है। गुड गवर्नेंस की बात अच्छी है, इम्प्लीमेंट की तरीके भी ठीक है, पर कानून व्यवस्था बार बार सवाल उठा देती है कि भाई ये कहीं तंत्र में गड़बड़ी है। विपक्षी इसी बात को पकड़ देखिए वही बात मैं कहा कि जो विरासत में मिला उसको धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। विरासत में जब पूरी चीजें मिलती हैं तो अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन अच्छी चीजें हमें मिली नहीं, हमें विरासत में बुरी चीजें मिली। खजाना खाली मिला, अपराध का गढ़ था, छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया था, भ्रष्टाचार का गढ़ था, भ्रष्टाचारी जो है जेब भरते रहे, विकास का कोई मॉडल बोलने की बात करते थे लेकिन कहीं विकास का मॉडल नहीं दिखा। बड़ी बड़ी बातें हमारे भाई अमरजीत जी कर रहे थे, लेकिन आप खुद जानते कि भ्रष्टाचार को किसने बढ़ावा दिया, अपराध को किसने बढ़ावा दिया, नशे को किसने बढ़ावा दिया। शराब बंदी की बात करते रहे, शराब घर घर पहुंचा दिए, शराब बंदी के साथ साथ आपने सूखा नशा को बढ़ावा देने की कोशिश करे, और इसी कारण से वो अपराधी भय मुक्त होकर कार्य करते रहे। हमें उस लगाम लगाने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन हमने लगभग लगाया है और आने वाले समय में अब आप हम लगाएंगे। इबारत कब तक पीछे पन्ने पलटते रहेंगे? नई इबारत लिखिए, चीज ठीक करिए, 11 महीने हो चुके हैं। मैंने वही कहा, मैं पन्ने पलटने से आप मेरे को पलटने की बात ना करें। पलटने तो अमरजीत भाई भी पलट रहे थे, इसलिए मेरे को पलट के बतानी पड़ेगी। तो सही बात यह है कि आने वाले समय में आपको वो दिखेगा। विकास का जो हमने एक गाथा गढ़ने की हमने बात की, विकास की गाथा गढ़ती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहां जहां है वो विकास की गाथा गढ़ेगी, भ्रष्टाचार की गाथा नहीं करती साहब। भ्रष्टाचार का उदाहरण आपको नहीं दिखेगा। भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो हम खुद नहीं बख्शते। पहली बात तो हमारे यहाँ मौका ही नहीं देते किसी को भ्रष्टाचार करने का। अगर धोखे से चोरी छिपे कोई करता भी तो उसे बख्शते नहीं है, चाहे कोई भी हो, तो बख्शने वाले नहीं है हम। तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का ये सबसे जीता जागता उदाहरण है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्वप्न है, वो सत्य है कि हमको अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचे। इस उद्देश्य से हम कार्य करते हैं और उस उद्देश्य का जीता जागता उदाहरण है कि हमने अगर सड़कें बनाई तो सुदूर जंगल तक भी बनाई, सिर्फ शहरीकरण में नहीं बनाई। अगर हमने बिजली पहुंचाने की कोशिश करी तो सुदूर जंगल तक भी पहुंचाने की कोशिश करी। और हमने जल जीवन मिशन के तहत
अगर घर घर जल, हर घर जल पहुंचाने की कोशिश करिए तो गरीबों के घर भी पहुंचाए तो अमीरों के घर भी बराबर पहुंचाया है। और जंगल जंगल भी ये धीरे जो हमारे बस्ती है वहां पे भी हम जल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। ये हमारे मोदी जी का स्वप्न है जिसे हमारी विष्णु जी की सरकार कर रही है। ठीक है, अभी 10 महीना हुआ है, हो सकता है कई सारी चीजें अभी डेवलप होने में बाकी होंगी, लेकिन हम उसको डेवलप करके जो खामियां हैं उसे दूर करेंगे, जो गड्ढे हैं उसे बंद करेंगे और आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाती है, जो कार्य करती है तो विजन लेकर चलती है और विकास की, मैंने पहले भी कहा, फिर से कहूंगा, विकास का एक इतिहास गढ़ती है, विकास की गाथा गढ़ती है और विकास की गाथा करने के कारण जनता भी उसे सर आंखों पे उठाती है। हम ना किसी पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज थोड़ा एकेडमिक विषय है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते। अजय चंद्राकर जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो सुशासन का पैमाना है वो किन प्रमुख फैक्टरों पर टिका हुआ है जिसको हमारा प्रदेश या और बाकी जगह पर पूरा किया जा रहा है या पूरा करना चाहिए, तब सुशासन आएगा। आपका क्या मानना है अजय जी? अमरजीत भाई बहुत बढ़िया सेंटेंस का प्रयोग किए मोहन जी, इसी में उसका जवाब है। बिल्कुल, वो है स्मार्ट प्रशासन की बात की है। जी। और स्मार्ट का वो जिस तरह से एक्सप्लेन किए, यही है मूल बात। यह है कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में चिंता का विषय है और बीजेपी भाई वह पार्टी है जो किसी समय में वाजपेयी जी भी स्वयं बोले थे कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। या हमारे यहाँ के सीनियर सांसद काला हीरा जी से कहते थे बलीराम कश्यप जी, वो स्वयं बोले कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में वर्तमान समय में अभी जो गृह मंत्री है उनके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए गृह मंत्रालय उनसे वापिस ले लिए। ये पार्टी है, तो इस पार्टी से जनता अपेक्षा करती कि कानून व्यवस्था निश्चित रूप से उसमें क्या हो। अमरजीत भाई एक और बढ़िया सेंटेंस प्रयोग किए थे, जीवन की सुरक्षा। बिल्कुल, आज बहुत बढ़िया एकेडमिक चर्चा हुई आपके यहाँ मोहन जी, तौफीक भाई भी अपने पक्ष को बहुत अच्छे से रखे, लेकिन ये सब जो एस्पेक्ट आ रहे हैं और ये जहां पर विचार और वैचारिकी और विमर्श होता है तो निश्चित रूप से आपके लाखों दर्शकों को ये एक प्रकार से मैसेज जाएगा। तो यहां पर देखिए स्मार्ट प्रशासन या गुड गवर्नेंस में सरकार की जो भी पॉलिसियां हैं, खासतौर से आर्थिक पॉलिसी में चुनिंदा हम देखते हैं कि महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है या किसानों को मिल रहा है, लेकिन बाकी अन्य भी प्रशासनिक में जो जिनका जो ड्यू है वो भी टाइम में मिलना चालू हो जाए और एक फेथ महसूस हो, एक ऐसा विश्वास कि ये मेरी सरकार है, जनता की सरकार है। बिल्कुल, और जनता की सरकार है जब जनता को महसूस होने लगेगा तो ये जो सुशासन का आदर्श वाक्य है वो सरकार में भी दिखाई देगा। चावला जी, इस तरीके की बातों में तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छी चीज हो प्रदेश में, सुशासन आए, इसमें क्या गलत है? उसमें भी आप लोग हर चीज को क्रिटिसाइज करेंगे तो विपक्ष की सार्थकता पर भी सवाल उठने लगेगा। ऐसे में नहीं, देखिए हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। जैसे हमारे नेता राहुल जी ने कहा ना कि हम अडानी के विरोधी नहीं है, अडानी भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर कोई लाभ लेते हैं हम उसके विरोधी है, लेकिन अगर वो ड्यू प्रोसेस अगर कोई टेंडर हासिल करते हैं तो हमारा समर्थन उनको रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि आलोचना का मतलब विरोध नहीं होता है, हम आलोचक हैं और आपको तो खुश होना चाहिए कि एक सकारात्मक विपक्ष मिला है जो आलोचना के साथ आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है। लेकिन क्या होता है, देखिए गुड गवर्नेंस हमको चाहिए, छत्तीसगढ़ में हम चाहते हैं राम राज्य आए, लेकिन जब प्रदीप उपाध्याय जैसी घटना होती है जिसको न्याय नहीं मिलता, 3 अधिकारियों के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं होती सिर्फ इसलिए कि उसमें से एक मंत्री का रिश्तेदार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मंत्री बयान देता है कि आईएएस की तनख्वाह बढ़ा देंगे तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी, मतलब आप मानते हैं कि आईएएस की तनख्वाह कम है इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। तीसरी तरफ क्या होता है कि जब हम देखते हैं अंबिकापुर का एक मामला आज मेरे संज्ञान में आया कि राजस्व मंडल से फर्जी आदेश जारी हो गए और उस राजस्व मंडल के आदेश से ना तहसील ऑफिस में कोई आदेश हुआ, ना कोई केस चला, ना एसडीएम ऑफिस में कोई केस चला, ना कलेक्टर से कोई आदेश हुआ। राजस्व मंडल का एक आदेश आया और उस आदेश के आधार पर अंबिकापुर में करोड़ों की जमीन का नामांतरण हो गया।
तो इसमें सुशासन कहाँ रहा? आप ये बताइए, प्रदीप उपाध्याय को आप न्याय देते नहीं, ईश्वर साहू विधायक का बेटा आदिवासियों को पीट रहा है, कवर्धा में आदिवासी सांप्रदायिकता वहां पे हो रही है, और इस तरह के आप जो है पुलिस अभिरक्षा में मौतें हो रही हैं, गुरचरण मंडल पुलिस अभिरक्षा में मारा गया। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं, शूट आउट की घटनाएं राजधानी में होती हैं, राजधानी के बस स्टैंड में बलात्कार की घटना हो रही है, मेरिन ड्राइव जैसी जगह में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, और मैं बताऊं एक नई चीज बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा 10 सेकंड में, आरटीओ में जो लगातार अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, तौकीर भाई चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, अनुपम नगर में एक मकान किराया का लेके जो अंधेरगर्दी मची हुई है, 50 लाख रुपए रोज की व्यवस्था ये करते हैं देने के लिए, परिवहन विभाग किसके पास है वो संज्ञान ले, रोज वसूली हो रही, जीएसटी के माध्यम से जो वसूली हो रही है ये किसी से छुपा नहीं है। तो जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो हम रामराज की परिकल्पना और सुशासन की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप निश्चित तौर पे करिए, पर इन बातों पे लगाम लगा के लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक सुशासन की परिकल्पना सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाना और जुमलेबाजी में रहेगा हमारी नजर में, इसलिए हम आईना दिखाते रहेंगे। सारी बातों का जवाब दे दीजिए, और हम उम्मीद भी करेंगे कि कुछ सुझाव हैं, एक तरीके से आलोचना नहीं, सुझाव हैं, इन सब बातों को अगर शामिल कर लिया जाए, क्योंकि सुशासन के राज्य में चलने की बात हो रही है और छत्तीसगढ़ से बाकी राज्य सीखेंगे, इसलिए कुछ खामियां हैं उन्हें दूर करके राम राज्य लाइए, हम लोग भी खुश होंगे, विपक्ष भी आपका समर्थन करेगा। देखिए साहब, अमरजीत भाई की बात के तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सारी किताबें गलत हैं, सारे अदब झूठे हैं, सारी किताबें गलत हैं, सारे अदब झूठे हैं। एक झूठे को यह लगता है कि सब झूठे हैं, तो ये स्थिति नहीं है साहब, आपको लगता है। आपने देखा होगा, मैं अभी आपने मोहन भाई आपने बोला था लेकिन आपने टोका नहीं, कि मैं आपको टोकना चाहूंगा कि अभी बात हो रही थी कि हम पिछली बात को ना करें, आगे की बात करें, लेकिन इन्होंने बात कर दी तो मेरे को बताना पड़ेगा कि देखिए ऐसा है कि इनके शासन में सबने देखा है कि क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या अपराध नहीं हुआ। रोड तो कागजों में बनी, रोड तो कभी दिखी नहीं, रोड तो पूरी गायब रही। ये भ्रष्टाचार तक देखा, हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं साहब चली। रेप की बात करें तो रेप की घटना तो ऐसा है कि हॉस्टल में छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होते रहे, तो वो अपराध नहीं हुआ। आपके समय में तलवार जो है लेके एक व्यक्ति जो है 2 घंटे तक फाफड़ी में घूमता, गुड़ियारी में घूमता रहा, और आपका पुलिस तंत्र फेल हुआ था, तो आप उस टाइम कुछ नहीं कर सके। तो ये सब बातें, बहुत सारी बातें करने के लिए तो बहुत है मेरे पास, तो ये चीज नहीं होती। हमने बताया कि हम प्रशासन को एक अच्छे, जो जैसे अभी अजय चंद्राकर जी ने कहा कि आज एआई का जमाना है, और एआई के समय में आज हर चीज को पहले से पुख्ता तरीके से कार्य और आने वाले समय के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं और डेमो के साथ कर सकते हैं, और किसी भी चीज में छूट होने की चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई कमी रह जाए, वो करने की हम तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये दिखेगा भी। यही उम्मीद है, क्योंकि ये मॉडल जो है अटल बिहारी जी का सपना भी है, और अब जब इसे पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसे स्वच्छ ढंग से और बिना कोई खामियों के इसे लागू किया जाए। समय कम है इसलिए चर्चा ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमरजीत चावला जी थे, उनका बहुत धन्यवाद, और तौकीर रजा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।